कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है सर। बढ़िया। एकदम। ऑल रेडी फॉर एग्जाम? यस सर, आग लगा हम्म। देगा सर। आग लगा आग देगा। लगा देगा। यस। बहुत अच्छी बात है डियर। है ना? मुझे भी यही उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप लोग एग्जाम में। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ओनली। चलो। तो आप में से कितने लोगों ने टेस्ट सीरीज वगैरह दी है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। आप में से कितने लोगों ने टेस्ट सीरीज वगैरह दी है? ओके। तो जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज वगैरह ऑलरेडी दी हुई है, उनका तो एक स्ट्रेटजी बन जाता है टेस्ट सीरीज देने से कि पेपर आने से हम ऐसा करेंगे। है ना? उनकी एक ऑलरेडी बनी हुई स्ट्रेटजी होती है। और मैं उन्हें ये कहूंगा भी नहीं कि एंड मोमेंट पे कुछ ज्यादा चेंज लाएं आप। है ना? डू नॉट ब्रिंग मोर ऑफ चेंज। मेरे कहने से कुछ बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। आपकी खुद की तैयारी जो है वो मेरे हिसाब से आपने अच्छे से ही की होगी। अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाई है तो यू विल बी हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ इट। है ना? कि कैसे आप पेपर अटेम्प्ट करना चाहेंगे। मेरे कहने से लास्ट मोमेंट पे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आप अपनी स्ट्रेटेजी से जाइए, जो भी आपने तैयार की है, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, मुझे पता है। ठीक है? अपना सीखा हुआ सबसे ज्यादा काम आता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स दो तरह के हैं। मैं दो तरह के स्टूडेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे। एक स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हैं, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा डिलेमे में है, थोड़ा सा उनको डर लग रहा है पेपर को लेके कि सर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और क्या कहते हैं कैसे हम पेपर को अप्रोच करेंगे। तो उसके बारे में मैं दोनों ही तरह के स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं जनरल डिस्कशन कर लेता हूँ। आपका मॉर्निंग में जो पेपर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? नॉन टेक का हो जाएगा ना। फर्स्ट वी विल बी गिविंग नॉन टेक एग्जाम। ठीक है? हम नॉन टेक एग्जाम पेपर देंगे सबसे पहले। एंड जो नॉन टेक पार्ट है उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में इन्होंने रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ्स टाइप का, है ना, लॉजिकल मैथ्स टाइप का, और लॉजिकल रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथ, मतलब इंजीनियरिंग मैथ्स भी बोला है। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इंजीनियरिंग मैथ्स से कुछ बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि पिछले पेपर में नहीं आया। बट एपीसीएस हमें सरप्राइज देता रहता है ना? एपीसीएस क्या करता है? हमें सरप्राइज देता रहता है। इसीलिए कभी भी हमें ना एकदम प्री फॉर्म्ड स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहिए एग्जाम में। अपनी प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। जो हम सीख के आए हैं उसके हिसाब से हमें जाना चाहिए। है ना? तो एग्जाम को लेके कोई एकदम प्री स्ट्रक्चर, एकदम कंफर्म लेके मत जाओ। क्या पता इंजीनियरिंग मैथ्स थोड़ा ज्यादा आ जाए। है ना? अगर इंजीनियरिंग मैथ्स थोड़ा ज्यादा आएगा तो थोड़ा कम ही अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मैथ्स छोड़ के ही जा रहे हैं। तो एग्जाम के अंदर बैठ के अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करना। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? एग्जाम के अंदर बैठ के अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करना। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आ रही है तो तुम्हारे साथ वालों को भी नहीं आ रही होगी। अगर तुम तैयारी कर रहे थे तो एकदम से घबरा जाना कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जा रहा, ये सब नहीं। वहां पे क्या होता है? वन क्वेश्चन एट अ टाइम। सुन रहे हैं आप लोग मेरी बात? डू यू एग्री विद मी? हाँ कि ना? यस। वन क्वेश्चन एट अ टाइम शुड बी योर फाइट। एक सवाल को देखा, उसके बारे में सोचा। हो सकता है चार पांच शुरुआत के क्वेश्चन आपसे ना लगे, तो आपको लगने लगे पेपर बहुत टफ है। ऑन एन एवरेज पेपर इजी होता है, मतलब मतलब मॉडरेट ही पेपर होता है। बहुत इजी पेपर जाता है तो कट ऑफ ऊपर चले जाती है, और बहुत टफ पेपर आता है तो कट ऑफ नीचे आ जाती है। हाँ कि ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? तो यस। एकदम कोई प्री फॉर्म्ड नेचर लेके एग्जाम के अंदर मत जाओ, नहीं तो एग्जाम तुम्हें सरप्राइज करेगा, फिर तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जैसे कि एई के मेंस में हुआ। स्टूडेंट क्या सोच के गए थे कि स्टूडेंट क्या, हमें भी यही अंदाजा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बट देन कम आए। हाँ कि ना? देन उससे कम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें देखने को मिले पेपर वन में। तो स्टूडेंट उसी चीज में घबरा गए, उसमें उन्होंने गलत कर दिया। तो पहले से मैं ये कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा कि यही मान के चले जाओ। ऐसा कुछ भी मान के मत चलो। ओपन माइंड के साथ एग्जाम के अंदर जाओ। अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखो। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहने वाला है? बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि कैलकुलेटर नहीं दिया है ना? दे कैन नॉट आस्क मच ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देंगे भी तो बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे सकते हैं। बट बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलेंगे। है ना? अच्छा सर, निगेटिव मार्किंग का क्या है? अभी जिस तरीके से उन्होंने बताया है, उन्होंने ये नहीं बताया है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल किस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि दोनों में ही कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। नॉन टेक में तो कैलकुलेटर अलाउ होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो नॉन टेक में तो अलाउड नहीं होता है।
अगर उन्होंने मना करा इसका मतलब टेक्निकल में भी अलाउड नहीं है, यानी कि दोनों ही पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, ये मान के चलेंगे हम लोग। एम आई क्लियर टिल हियर? इस पे कंफर्मेशन है कि दोनों ही पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, हम ये सपोज करके चल रहे हैं। ठीक है क्या क्लास? एवरी वन ऑफ यू Yes. प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर इतनी बात समझ में आई है मेरी। Yes, ठीक sir. है। सबसे पहले क्या करना है आपको, एग्जाम वाले दिन सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए, जो मैं आप लोगों की तरफ से एक्सपेक्ट करता हूं, एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुंचो। टाइम पर एग्जाम सेंटर पहुंचो, है ना? क्योंकि मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट का पिछली बार एई का प्रीलिम्स लेट होने की वजह से मिस हुआ। वो श्योर सर्टन मेंस देता, वो श्योर सर्टन रिजल्ट निकालता, मुझे उस पर बहुत कॉन्फिडेंस था। बट उस स्टूडेंट का पेपर मिस हो गया और वो इनसिंसियर नहीं था। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप भी इनसिंसियर स्टूडेंट तो नहीं है, तो आप एटलीस्ट इतनी सिंसियरिटी मेंटेन करेंगे, इतनी डिसेंसी मेंटेन करेंगे कि एग्जाम हॉल आप 7 AM पहुंच जाएंगे। कंफर्टेबल क्लास? बी देयर इन द फ्रंट ऑफ एग्जाम हॉल एट 7 AM। ठीक है? बहुत हैवी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करना है, अपने आप को नर्वस नहीं होने देना है। जो भी आपसे नर्वस होने की बात करता है उससे बात ही नहीं करनी है। जो भी आपको नर्वस करता है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम नर्वस हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। नहीं, एग्जाम वाले दिन कॉन्फिडेंस कैरी करना बहुत जरूरी है। तो जो भी निगेटिविटी देता है आपको, आप उससे कम बात करें, अपने ऊपर ध्यान दें। आपका एग्जाम वाले दिन आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। आपके 60 मार्क्स आते हैं, एग्जाम ऐसा परफॉर्म करना है कि आपके 70 आए उस दिन। अगर आपके 60 आते हैं, आपके 60 से 55 नहीं होने चाहिए एग्जाम वाले दिन। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ कि ना? Yes, तो sir. व्हाट शुड बी योर अप्रोच कि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है? टाइमली एग्जाम हॉल पहुंच जाओगे तो अपने आप सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस इस चीजों से भी आता है। रश होते हुए जाओगे तो थोड़ा वहीं पे लूज कर जाओगे। ठीक है, चलो। कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं है, इस पे बात कर लिया है। अब मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से बात कर रहा हूं जो आप लोग इतनी देर से पूछ रहे हैं। ठीक? लेट्स टॉक अबाउट नॉन टेक्निकल। अगर नॉन टेक्निकल की बात करूं तो 2 आवर्स का पेपर रहने वाला है। हाँ की ना क्लास? Yes, sir. 2 आवर्स का पेपर रहने वाला है, 150 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है? 1.5 मार्क्स ईच रहने वाला है। हाँ की ना क्लास? 1.5 मार्क्स ईच रहने वाला है। ठीक है? अब आप ये समझिए, ये 2 घंटे यानी कि 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। हाँ की ना? 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में आपको जीएस अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग एंड मैथ्स अटेम्प्ट करना है। ठीक है? तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि आप पहले जीएस और इंग्लिश अटेम्प्ट कर लें, फिर रीजनिंग सेक्शन में जाएं, फिर रीजनिंग और मैथ्स सेक्शन अटेम्प्ट करके सेकंड साइकिल में आए। दूसरी अटेम्प्ट ये हो सकती है, आपने रीजनिंग मैथ्स अटेम्प्ट कर लिया जितना अटेम्प्ट हो रहा है, फिर जीएस इंग्लिश अटेम्प्ट किया और फिर रिवीजन साइकिल में आए। मेरा सजेशन ये रहता है स्टूडेंट से कि कभी भी एक साइकिल में अपना पूरा पेपर कंप्लीट नहीं करना चाहिए। मान लो आप 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक जा रहे हो और आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो हो सकता है एंड के 10 क्वेश्चन आप मिस कर जाओ। एम आई करेक्ट? हाँ कि ना? तो इस तरह से जाना मैं ठीक नहीं मानता हूँ। आई डू नॉट कंसीडर इट अ गुड अप्रोच। मैं ये मानता हूँ कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द अप्रोच? योर अप्रोच शुड बी, आप फर्स्ट स्प्रिंट 180 मिनट्स की लगाएं। क्या कह रहा हूँ क्लास में? पहली बार जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो कितनी देर में पेपर अटेम्प्ट हो जाए? 80 मिनट्स में। ठीक है? फिर 40 मिनट्स रिमेनिंग क्वेश्चन को दें जिस सेक्शन से भी क्वेश्चन मिस हो गए थे। समझ रहे हो मेरी बात? इससे एडवांटेज क्या होगा? व्हाट विल बी द एडवांटेज फ्रॉम दिस? आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ गए। क्या होगा? आपने 80 मिनट्स में पूरा पेपर देख लिया, इसमें जो इजी टू डू क्वेश्चन थे, जो मॉडरेट टू डू क्वेश्चंस थे, वो आपने कर लिए। बाकी 40 मिनट में, बाकी रिमेनिंग 40 मिनट्स में क्या करेंगे क्लास आप? बाकी रिमेनिंग 40 मिनट्स में आप अपनी सेकंड स्प्रिंट लगाएंगे और जो क्वेश्चंस आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूव नहीं कर पाए थे, चेक नहीं कर पाए थे सही से, उसको सेकंड स्प्रिंट में करेंगे। कंफर्टेबल? Yes, बोलो sir. क्लास। Yes, ma'am. तो ये अप्रोच बहुत अच्छी रहती है एग्जाम में। इससे क्या होता है, आखिरी के एंड के इजी क्वेश्चंस आप मिस नहीं करते हैं। यू विल नॉट मिस योर एंड क्वेश्चंस बाय दिस अप्रोच। इस अप्रोच से आपके एंड के क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। दिस इज माय सजेशन। अगर कुछ और फॉलो करते आ रहे हो तो उसको फॉलो कर लेना, मेरी बात मानना कोई भी कंपलसरी नहीं है। यू कैन मेक योर ओन चॉइस। ठीक है? बट ये कैसे भी करके इस तरीके की चीजें रखना, कैसे भी करके इस तरीके की चीजें रखना कि तुम पेपर के एंड तक जरूर पहुंचो। क्योंकि पेपर के एंड में मान लो उसने 4 आसान क्वेश्चन डाल दिए थे जो तुरंत टिक करे जाते थे और तुम टिक करके नहीं आए तो तुम्हारा
आसान क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। टफ क्वेश्चन तो बहुत स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, इजी क्वेश्चन सब करके आएंगे, तो इजी क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। कंफर्टेबल क्लास? हाँ कि ना? यस सर। चलो, इतनी बात हो गई है नॉन टेक्निकल के अंदर, ठीक है। नॉन टेक्निकल में मेरा एक और सजेशन है, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, जो ज्यादा टाइम लेते हैं, अगर तुम्हारा टाइम लैग कर रहा हो तो उसमें अपना बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना। पहले शॉर्ट क्वेश्चन जीएस के, शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश के कर लेना, मैथ्स और रीजनिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद पैराग्राफ वाले क्वेश्चन और मैथ्स के जो सिटिंग अरेंजमेंट के लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं उसके बाद करना। कंफर्टेबल? इससे यस पेपर छूटता नहीं है। जैसे एई में क्या हुआ था, सर सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, उसमें स्टूडेंट्स ने बहुत टाइम वेस्ट किया था। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले इजी पार्ट को कर लेना है, उसके बाद टफ पार्ट पे आना है। बढ़ जाऊं आगे? यस इफ यू हैव एनी क्रॉस यस क्वेश्चन सर। प्लीज आस्क। माइक ऑन करो, पूछो। मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप मुझसे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। नॉन टेक्स से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सर, कितना नंबर गलती करने से एक नंबर जाएगा? ये कितना क्वेश्चन? 1/6, 1/6 का है ना, हाँ। 1/6 का। तो जैसे 1/6 का मतलब ये है कि एक करेक्ट करने से मतलब 1/6, अब जैसे ये 1.5 मार्क्स है तो 1/6 कर लो 1.5 का। इतना आपका निगेटिव मार्किंग है। देखो मैं बता रहा हूँ, इस एग्जाम में ना निगेटिव मार्किंग को बहुत ज्यादा डर बना के मत चलना। ओवर अटेम्प्ट करने को नहीं कह रहा हूँ, बट 1/6 की जो निगेटिव मार्किंग होती है ना, वो बहुत माइल्ड निगेटिव मार्किंग है। एग्री करोगे मेरे साथ? क्योंकि तुम बाकी सारे स्टेट के एग्जाम देखो, बाकी सब जगह के स्टेट के एग्जाम्स देखो, सब जगह पर जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 की होती है, बट हमारे यहाँ 1/6 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। यानी कि तुम्हें निगेटिव मार्किंग को लेके बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बस ओवर अटेम्प्ट करके नहीं आना है पेपर को कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता, तब भी मैं इसका तुक्का मार के आ रहा हूं। तुक्का मार के नहीं आना है। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? व्हाट शुड बी द अप्रोच? योर अप्रोच शुड बी, जीएस में ABCD 4 ऑप्शन हैं। अगर तुम 2 ऑप्शन श्योर सर्टेन अप्रोच कर ले रहे हो कि ये 2 ऑप्शन गलत हैं, तो इन 2 में तुक्का मार के आ सकते हो। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। क्योंकि जब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं जिनमें सही होगा ही कोई ना कोई, तो तुम्हारी 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्शन हो गई है। और 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्शन हो गई है तो ये निगेटिव मार्किंग 1/12 पहुंच गई है। और 1/12 की निगेटिव मार्किंग कैसे भी हार्म नहीं करेगी। तो कैसे करोगे? अगर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे छोड़ दो। अगर तुम क्वेश्चन में 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाते हो, अगर तुम क्वेश्चन में 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाते हो, श्योर सर्टन क्वेश्चन को अप्रोच करो। कंफर्टेबल क्लास? यस हाँ कि सर। ना? तो तुक्का मारना नहीं, समझ के, जज करके हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद आंसर चूज करेंगे, हम तुक्के नहीं मारेंगे। कोई भी तुक्काबाजी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा ये क्वेश्चन मेरा सुना हुआ है, इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी है, या ऐसा तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, सर एक आइडिया दो। तो जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एरोप्लेन का जो क्या कहते हैं, अ, जहां पर ये एरोप्लेन का जो कॉकपिट होता है जिसमें ये पायलट वगैरह बैठते हैं, उसकी हाइट कितनी होगी? ऑप्शन ए 9 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी 12 मीटर। तो तुम में से किसी ने भी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है? मारो तुक्का। भाई एरोप्लेन खड़ा हुआ तो देखा है, 9 मीटर नहीं होगा, 1.5 मीटर नहीं होगा, 12 मीटर नहीं होगा, 3 मीटर होगा क्या? यस सर। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बिना पढ़े भी हम इसको अटेम्प्ट करके आएंगे अपने जनरल साइंस से। तो हर चीज पढ़ी होना जरूरी नहीं है जिसमें तुम्हारा थोड़ा बहुत जनरल साइंस काम करेगा। जैसे जीएस में जनरल साइंस काम करेगा, आप समझ रहे हो? इंग्लिश में जनरल साइंस काम करेगा, टेक्निकल के क्वेश्चन में करेगा, बट मैथ्स में जनरल साइंस काम नहीं करेगा। मैथ्स तो आपको आनी चाहिए, नंबर मैच होना चाहिए। हाँ कि ना? यस सर। कंफर्टेबल एवरीवन? जी सर। हाँ जी सर, यस और सर। कुछ? तो मेरा ये वाला अप्रोच कोशिश करना, जिन स्टूडेंट का पेपर छूटता है वो ये करना कि पहले 80 मिनट्स में मेजर सेक्शन निपटा लेना, फिर जो क्वेश्चन बचे थे उनको 40 मिनट्स में करना। और मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सबसे, मेरा कोई भी स्टूडेंट एटलीस्ट ओएमआर गलत मत फिर करके आना, ठीक है? आंखें ना, इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, इतने दिन बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है,
ओएमआर गलत भरने की वजह से हमारी अपॉर्चुनिटी का लॉस नहीं होना चाहिए। क्या करो, एक ओएमआर शीट लो, अपना रोल नंबर फिल करके देख लो, हाँ कि ना, 10 क्वेश्चन उठा उठा के रैंडमली फिल करके देख लो। एक बार में पूरी ओएमआर भरना मत, 20-20 करके क्वेश्चन भरने चाहिए, बट अगर आपकी प्रैक्टिस एक बार में है तो अभी चेंज मत करना। कंफर्टेबल टिल हियर? यस सर। तो ये मेरा नॉन टेक में जनरल डिस्कशन था आप लोगों के साथ, इतना ही मुझे बताना था, इससे ज्यादा कोई जानकारी मेरी तरफ से नहीं है। ठीक है, कुछ और पूछना हो तो पूछे नॉन टेक में। सर कितना परसेंट पेपर करके आना चाहिए? देखो, अगर पेपर टफ आ जाए तो 70% करके आना, अगर पेपर मॉडरेट हो तो 80-85% पेपर करके आना, और इजी हो तो 90% पेपर करके आना। जैसे मान लो, जैसे ड्राफ्टमैन का पेपर आया था, कितना आसान पेपर आया था, हाँ कि ना? तो उसमें अपने आप को रिस्ट्रेन मत करना, उसमें अटेम्प्ट करना अच्छे से। और थोड़ा टफ पेपर आ जाए तो भैया 70% तक चले जाना। और मैं नहीं मानता हूं कि पेपर बहुत ज्यादा कुछ टफ आ जाएगा नॉन कैल विदाउट कैलकुलेटर। कंफर्टेबल क्लास, हाँ कि ना? यस सर। आपको एग्जाम हॉल के अंदर ही जज करना पड़ेगा। कैसे जज करोगे? अगर तुमने जो टेस्ट सीरीज लगाई है, किसी की भी टेस्ट सीरीज लगाई है, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं, तो तुम समझ लेना यार ये टेस्ट सीरीज बाकी स्टूडेंट ने भी लगाई होगी, कंपटीशन बढ़ेगी, तो थोड़ा और अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर तुम्हें ये लगे यार ये क्वेश्चन तो हमने सुने नहीं है, तो तुमने नहीं सुने तो किसी और ने भी नहीं सुने होंगे, सब पढ़ तो साथ में ही रहे हो, सारा मटेरियल सबके सामने ही है, हाँ कि ना? तो मैं पढ़ने वाले स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये लगे यार ये क्वेश्चंस बहुत अनसुने से हैं, तो थोड़ा अटेम्प्ट कम कर लेना, नेगेटिव मार्किंग कम होगा। बट नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, 1/6 की नेगेटिव मार्किंग परेशान नहीं करती है स्टूडेंट को। ठीक है क्या? यू शुड नॉट बी वेरी मच वरीड अबाउट 1/6 नेगेटिव मार्किंग, इससे आप बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होने चाहिए। कंफर्टेबल? व्हाट शुड बी योर अप्रोच? ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच। कंफर्टेबल? बढ़ जाऊं आगे? जी सर। अब हाँ मैं जी बात सर, करता यस हूँ सर। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल पेपर में। 3 आवर्स का पेपर है, 300 मार्क्स का पेपर है, हाँ कि ना? 100 क्वेश्चन आए, लेस चांसेस हैं, ऐसा होने के चांसेस कम हैं कि 100 क्वेश्चन आए, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो विदाउट कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन इतने लंबे नहीं होते हैं, फिर आप एग्जाम हॉल में खाली बैठे होगे बहुत टाइम तक। आप समझ रहे हो? तो लेस चांसेस हैं कि 100 क्वेश्चन आए। अगर 100 क्वेश्चन आ गए तो टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा क्लास? अगर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन आ गए, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा, तो एक्यूरेसी बहुत हाई होनी पड़ेगी। क्या होना पड़ेगा? एक्यूरेसी बहुत हाई होनी पड़ेगी। कंफर्टेबल, हाँ कि ना? बट 100 क्वेश्चन आने के चांसेस रेयर टू रेयर हैं, आई डू नॉट कंसीडर कि 100 क्वेश्चन आएंगे। बढ़ू आगे? जी सर। दूसरा देखो, 150 क्वेश्चन, मैक्सिमम चांसेस हैं कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 3 आवर्स के लिए 150 क्वेश्चन आर बेस्ट टू गिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये नंबर बहुत सूट कर रहा है 3 आवर्स के लिए, जनरली ऐसा ही होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ शायद 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे तो 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, हाँ कि ना? अगर 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, तो आप तुम्हारे पास टाइम कितना होगा? 1.2 मिनट्स ईच क्वेश्चन। कितना होगा क्लास? 1.2 मिनट्स ईच क्वेश्चन, हाँ कि ना? तो अपना स्टॉप वॉच, अपना क्लॉक, अपनी घड़ी घड़ी से अपना टाइम देखते रहना कि तुम्हारा टाइम लैग तो नहीं कर रहा है, बहुत स्लो तो नहीं हो, हाँ कि ना? कंफर्टेबल? तो 150 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 1.2 मार्क्स, 2 मिनट ईच क्वेश्चन, इतना टाइम आपके पास हर क्वेश्चन के लिए अवेलेबल होगा। जनरली क्या होता है, आईएएस कोड के जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो उनको पढ़ते ही तुरंत मार्क कर लोगे। ठीक है, 0.67 एफसीके है तो 0.67 एफसीके है, उसमें तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हाँ कि ना? तो एक तो ये हो सकता है, दिस कैन बी द एग्जाम पैटर्न। दूसरा एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है? 200 क्वेश्चन, 1.5 मार्क्स ईच, 0.9 मिनट ईच क्वेश्चन। अगर 0.9 मिनट ईच क्वेश्चन आएगा तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेंदी क्वेश्चंस नहीं होंगे, लंबी लंबी थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है क्या क्लास, हाँ कि ना? तो जी या सर। तो ये पैटर्न रहने वाला एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम में पैटर्न रहने वाला है, या फिर ये पैटर्न रहने वाला है, हाँ कि ना? इन दोनों में से कोई एक पैटर्न एग्जाम में रहने वाला है। कंफर्टेबल? अब इसमें तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? 180 मिनट्स का टाइम है तुम्हारे पास। कितना टाइम है क्लास? 180 180। मिनट्स का एग्जाम टाइम है तुम्हारे पास। 180 मिनट्स में 120 to 140 मिनट्स में तुम्हारी फर्स्ट स्प्रिंट हो जानी चाहिए। एक बार पूरा पेपर तुम 2 घंटे 20 मिनट में लगा दोगे, बचे हुए टाइम में तुम जो क्वेश्चन छूट गए हैं उन पर ध्यान दोगे। समझ रहे हैं?
हाँ कि यस ना? तो यस योर सर। अप्रोच शुड बी कि एक बार तुम्हारी शिफ्ट पूरी हो जाए, एक बार तुम्हारी शिफ्ट पूरी हो जाए 2 घंटे में या 2 घंटे 20 मिनट में, और दूसरी शिफ्ट कितनी देर में हो जाए, 60 to 40 मिनट्स। कंफर्टेबल? यस सर। एक बार में पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ आसान क्वेश्चन पीछे के तुम्हारे छूट जाएंगे अगर तुमने सिंगल गो में करा। और आसान क्वेश्चन छूटेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। टफ क्वेश्चन करने हैं और आसान क्वेश्चन क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। टफ जितने ज्यादा हो जाए उतनी श्योरिटी है सिलेक्शन की, और आसान अगर छूट गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। कंफर्टेबल? यस सर। हाँ कि ना? सो दैट शुड बी योर अप्रोच। जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, पेपर मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा टफ आएगा, तो यू शुड गो फॉर 80%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ कि ना? क्योंकि मुझे लगता है इसमें कट ऑफ ऊपर जाएगा। जिस तरीके से एई का कट ऑफ ऊपर जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में, मुझे नहीं लग रहा कि कंपटीशन नीचे रहने वाला है। तो अपने आप को सेव करने के लिए 80% की तरफ जाना, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर पेपर तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने टेस्ट सीरीज में जो लगाए हैं उसके क्वेश्चन आए नहीं है, तो फिर तुम थोड़ा नीचे जा सकते हो, 70% की तरफ जा सकते हो। कंफर्टेबल क्लास? यस नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क। डेट टाइप मत करना, मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि फुल कैपेसिटी हो गई है जूम की, है ना? इससे ज्यादा स्टूडेंट अंदर नहीं आ सकते, तो प्लीज आप बोल दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, है ना? सर ये एई का मेंस में नॉन टेक का कितना क्वेश्चन आया था सर? ये 150, ये रहा, 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 1.5 मार्क्स दो ईच। 2 घंटा ना सर ना? हाँ। तुम इसमें मेरे मेरे इसमें क्या रिकमेंडेशन है, नॉन टेक के पार्ट में तुम क्या करना, सबसे पहले जीएस अटेम्प्ट कर लेना, है ना? जीएस में कुछ सोचने वाला नहीं है, पता है तो पता है, हाँ कि ना? समझ रहे हो? और जीएस से जो टाइम बचेगा उसे इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस में लगाना। सही कह रहा हूं क्या मैं? जी सर। हाँ। सेम विद टेक्निकल। टेक्निकल में क्या करना, जैसे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन्हें जल्दी जल्दी लगा लेना। उसके बाद में जो लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, सर लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का क्या मतलब है? लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए कौन कौन से अजम्पशन वैलिड होंगे। समझ रहे हो? तो कौन कौन से अजम्पशन वैलिड होंगे, एक एक अजम्पशन को सही से पढ़ना पड़ेगा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अजम्पशन फॉर वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? ये क्वेश्चन आ गया, मैंने टफ क्वेश्चन बोला है जानबूझ के तुम लोग को थोड़ा सा हिलाने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो मान लो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया, तो क्या करना है तुम्हें उस टाइम? तुम्हें सारे के सारे ऑप्शन को सही से पढ़ना है, इनकरेक्ट और करेक्ट को अंडरलाइन करना। हाँ कि ना? जब क्वेश्चन रीड करना तो क्वेश्चन का जो मेन स्टेटमेंट है उसे अच्छे से रीड करना। इतना करने से हो जाएगा। एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इतना लंबा समय मिला है तुम लोगों को, इससे ज्यादा लंबा समय कभी भी नहीं मिला एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अच्छा खासा टाइम मिला है। आई नो यू विल परफॉर्म गुड, है ना? ठीक है क्लास? यस बस मैं एक एक्सपेक्टेशन रखता हूं, आप एग्जाम वाले दिन अपना बेस्ट देंगे। 60 आता तो 65 आना चाहिए, 55 नहीं आना चाहिए। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरुणाचल में कभी भी प्रिपरेशन का ऐड नहीं होता है, एंड नहीं होता है। आप घबरा के बिन वजह अपना ये अटेम्प्ट खत्म खत्म कर लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? अपॉर्चुनिटी परमानेंटली एंड कभी नहीं होती है अरुणाचल प्रदेश में, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। बिन वजह ज्यादा घबरा के रात को सोए नहीं, अगले दिन एग्जाम है इस डर से, आप अपनी ये वाली अपॉर्चुनिटी खराब कर लेंगे। बिल्कुल घबराइए मत, जितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है वो मोर देन सफिशिएंट है। दूसरे से कंपेयर नहीं करना है अपने आप को, एग्जाम में जाके ये देखना है कि तुमने जो क्वेश्चंस लगाए थे उससे मिलते हुए क्वेश्चन ज्यादा आए हैं कि कम। अगर उससे मिलते हुए क्वेश्चन ज्यादा आए हैं तो थोड़ा और अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हारे बिना सुने सुने क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा कम अटेम्प्ट करने से भी काम चलेगा। बट मुझे ये लगता है क्लास 70% से नीचे अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना? मैं सिलेक्शन वालों की बात कर रहा हूँ, है ना क्लास? और कुछ पूछना है किसी को? एनी वन ऑफ यू? करंट अफेयर्स देख लेना जीएस का, है ना? जीएस के करंट अफेयर्स देखना अच्छे से। ओके। सर एक्यूरेसी कितना होने से ठीक है? डियर आप एग्जाम में जज ही नहीं कर सकते क्या एक्यूरेट है क्या इनएक्यूरेट है? आप एग्जाम में जज ही नहीं कर सकते? आपकी एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए कि आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। क्या कर पाए क्लास? आप दो ऑप्शन अगर पेपर में एलिमिनेट कर पा रहे हैं, इफ यू कैन एलिमिनेट टू ऑप्शंस, यू शुड
अप्रोच दैट क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन अप्रोच कर लो। क्योंकि अगर दो ऑप्शन तुमने अप्रोच कर लिए तो ये 1/6 की इनएक्यूरेसी नहीं रह गई, ये 1/6 का नेगेटिव भी रह गया, ये 1/12 का नेगेटिव पहुंच जाता है, और 1/12 का नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ कि ना? सर ओ, सर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लोग को थोड़ा लास्ट में अटेम्प्ट करने से भी होगा क्या ना? हाँ डियर, स्टेटमेंट वाले जिसमें, हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप थोड़ा सा लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़े ज्यादा ही आएंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो जो तुमसे पहली बार में ना सॉल्व हो उसे बाद के लिए छोड़ना, जो पहली बार में पढ़ते पढ़ते ही हो जाए उसे तुरंत के तुरंत अटेम्प्ट कर लेना, है ना? मैं ये टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल में भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे। जी जी सर, ओके ठीक। डियर ओएमआर में कुछ बताइए। ओएमआर भरने का तरीका ये होता है, देखो पहले से कोई अगर भरता है तो मेरी टेक्निक यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पहले वाला तरीका का आपका एक्सपीरियंस है। बट अगर किसी ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है तो मैं बताता हूँ, 20 या 30 क्वेश्चन एक बार में भरने चाहिए। 20 क्वेश्चन से ज्यादा एक बार में नहीं भरने चाहिए, ताकि मिस्टेक हो तो आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो पाए। डियर जिसका भी मिस हुआ है, डोंट वरी, आई विल गिव यू रिकॉर्डेड सेशन, है ना? आप अपने डाउट्स पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव मार्किंग को लेके वरीड होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 1/6 का नेगेटिव मार्किंग कोई भी इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो निगेटिव मार्किंग को चैलेंज करना, उससे घबराना मत। ठीक है? तो बेस्ट सब्जेक्ट जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेक्ट है, डियर मैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, टेक्निकल में, क्योंकि उसका सिलेबस काफी वास्ट लिखा हुआ है। ठीक है? बाकी सर्वेयर वगैरह इन सब से भी, सर्वे वगैरह एस्टिमेशन वगैरह इनसे भी क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको लेके कुछ नहीं। तो नॉन टेक एंड टेक्निकल दोनों में नेगेटिव होगा, मोस्ट प्रोबेबली दोनों में ही होगा, है ना? दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होगा, आपके पेपर के आगे लिखा हुआ भी होगा, है ना? और पूछिए। मैं डियर एग्रीकल्चर के लिए मैक्सिमम वेटेज वाला सब्जेक्ट कार्तिक सर बताएंगे, आप कार्तिक सर को मैसेज कर लो, है ना? जस्ट मैसेज कार्तिक सर, वो आपको बता देंगे। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो मुझसे बात कर लेना, मैं कार्तिक सर का नंबर दे दूंगा, ही विल एक्सप्लेन। ठीक। सर ये तो बिल्डिंग मटेरियल्स से थोड़ा कम होगा क्या ना, एग्जैक्ट सिलेबस से डियर देख बिल्डिंग मटेरियल हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी सिलेबस में सीमेंट से दिया नहीं। रिलेटेड, हाँ हमारे सिलेबस में बिल्डिंग मटेरियल लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम्म, सीमेंट से कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, है ना? अच्छा अच्छा। सीमेंट से कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, टिम्बर से क्वेश्चंस आएंगे, है ना? टिम्बर के जो जी क्वेश्चंस, मैंने मतलब टिम्बर बहुत एक्सटेंसिवली कवर कराया है, जो ये इधर उधर वाले सब्जेक्ट उनको खूब डिटेल में पढ़ाया, उससे ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, एग्जाम के जी जी। बाद भी मैं आप लोगों से मिलूंगा ही, हो सकता है कि मेरे पढ़ाए हुए से बहुत रेयर चांसेस है। अभी मैं एग्जाम से पहले बोलना नहीं चाहता, आप समझ रहे हो, सब अच्छा हो जाए फिर बोलने में अच्छा लगता है ना? जी जी सर। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेके जाइए, मेरा बस आपसे ये कहना है, अंडर परफॉर्म मत करना एग्जाम वाले दिन, ठीक है? आउट ऑफ ओके सर। सिलेबस दे दिया है, हाइड्रो पावर एंड एग्रीकल्चर वाले नहीं दे सकते। हाइड्रो पावर यार, ये एग्रीकल्चर वाले सर का नंबर दे दूंगा भाई, उनसे पूछना ये सब। ठीक है, पेपर लीक कर दूं, सर कर दो, सर जीएस मैं का कहाँ से बताइए कर दूं? सर। हाँ बताइए। सर जीएस लास्ट ईयर के कौन से मंथ से करने से ठीक है सर? डियर एक साल का जीएस करके जाना चाहिए, है ना? 6 महीने का बहुत अच्छे से, करंट और करंट उससे छह अफेयर्स महीने ठीक है, पहले का थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाओ, है ना? एक साल से ज्यादा का कोई जरूरत नहीं लगता मुझे, है ना? ओके सर। जीएस ही देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने अभी तक जितनी भी बार अरुणाचल प्रदेश में मेरे सामने पेपर हुआ है, हमेशा स्टूडेंट आके यही बोला है, सर नॉन टेक से नहीं हो पाया। तो बस नॉन टेक तुमको संभालना है, टेक्निकल तो हो ही जाता है। तुम इतने मन से, मतलब एक वो होता है ना, मजा आने लगता है इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते, तो टेक्निकल तुम लोग बहुत मन से पढ़ते हो, नॉन टेक में पीछे रह जाते हो। अच्छा हाँ, जीएस के लिए मैंने जीएस वाले सर से बात की थी, ठीक है, अतुल सर से बात की थी और सर से भी बात की थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था, सर अभी जो रिसेंट एपीसीएस का पैटर्न है उसमें वो मोर ऑफ अ करंट अफेयर्स पे ध्यान दे रहे हैं, है ना? जो अभी जैसे पीजीटी का भी मेंस हुआ था तो उसमें भी करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो यू शुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड करंट अफेयर्स, है ना? हो सकता है वहां से, मैं 100% श्योर नहीं हूँ उस चीज को लेके, बट टीचर्स का यही कहना है ना कि 100%, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए, करंट अफेयर्स की तरफ होना चाहिए। आपका नॉन कैंसी वाला टेस्ट सीरीज में कितना एक्यूरेसी आने से ठीक है? यार मैंने पेपर बनाया बहुत अच्छा से टफ, ठीक है, अगर तुम उसमें 80-85% मार रहे हो, और जो कि स्टूडेंट मार भी रहे हैं, ठीक है,
अगर तुम्हारा 80% मेरे नॉन कैल्सी में आ जा रहा है, नॉन कैल्सी वाली टेस्ट सीरीज में आ जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत होगी। ठीक है। जो नॉन कैल्सी वाला टेस्ट सीरीज है, अगर तुम उसमें 80% मार रहे हो तो हो जाएगा। कितना टेक्निकल क्वेश्चन आएगा डियर? नथिंग इज कंफर्म, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली 150 या 200 क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 150 आएगा। 100 क्वेश्चन आएगा तो टाइम बहुत बच जाएगा एग्जाम में, है ना। चलो कोई और नया क्वेश्चन पूछो। 69, डियर 69 अगर आ रहा है तो मेरे सॉल्यूशन पढ़ के चले जाओ, बढ़ जाएगा थोड़ा सा, है ना। और अपने आप को बहुत, बस मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कोई भी स्टूडेंट ये नहीं मिलना चाहिए एग्जाम वाले दिन। बहुत लोगों के साथ मैंने मेहनत करी है कि सर मैं लेट हो गया, ये एग्जाम में मुझे कोई नहीं बोलेगा, है ना। अगर आप लेट हो गए तो मैं गुस्सा करूंगा आपके ऊपर, नाराज हो जाऊंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग लगे रहे हैं। तो कोई भी एग्जाम के लिए लेट हो जाने वाली बात मत करना। सर मैं सोया नहीं था एक दिन पहले, भाई सोना अच्छे से। यार 80% अगर तुम ले आ रहे हो मेरी नॉन टेक वाली, वो मेरे नॉन कैंसी वाली टेस्ट सीरीज में, तो बहुत बढ़िया है ना। क्योंकि मैंने उसमें काफी स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी डाले हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन पांच पांच क्वेश्चन को कवर करता है। टेस्ट बहुत टफ है, हाँ मैं टफ ही बनाता हूँ, थोड़ा टफ रखता हूँ मैं। ठीक है, मैं आसान पेपर नहीं बनाता। थोड़ा टफ होने से आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो। ठीक है क्लास। मेरा टेस्ट किधर मिलेगा मुझे हाई टेक्स्ट कर देना, मैं भेज दूंगा, है ना। ओके डियर, अरुणाचल करंट, नेशनल करंट, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अभी रिसेंटली अरुणाचल करंट से नहीं आया है, ये मैंने जीएस वाले सर से पूछा था। ठीक है, मैं जीएस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलता, जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है मैं कैसे बोलूं। फिर भी मैंने उनसे बात करके आप लोगों का सेशन लिया है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि नेशनल करंट भी अच्छा खासा पूछा जा रहा है। एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन अरुणाचल करंट से आए हैं, नॉर्थ ईस्ट करंट से आए हैं, बाकी मॉडरेट क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ तो कितना अटेम्प्ट करना है। आप जितना आप जज ही नहीं कर पाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, कि पेपर मॉडरेट है कि टफ है। आपके सुने हुए क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 50% से क्वेश्चन आपके सुने हुए आ रहे हैं, कि 50% पेपर मेरा देखा हुआ है, मैं टेस्ट सीरीज में लगाया हूँ, 50 से 60% क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है, तो 80% अटेम्प्ट करके आ जाना, है ना। हाँ ठीक है, स्कोर ठीक है, गुड। सर आपने सर हम्म। ग्रुप में सर जो करंट अफेयर्स के पीडीएफ भेजे थे सर, वो इनफ होंगी या सर, या फिर बाहर से फिर रिसर्च करने पड़ेंगे वो भी एक्स्ट्रा? डियर मैंने सर से तो यही कहा है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट हो वो प्रोवाइड करें, है ना। पहले उतना कर लो, और टाइम बचता है तो और देख लो। फर्स्ट यू शुड गो विद दैट, है ना। ओके सर। जेई पक्का पार्टी, हाँ हाँ बिल्कुल, जेई पक्का हो जाएगा, टेंशन मत लो, लगे रहो। बहुत देखो, मैं एक बात बताता हूँ, मुझे बस एक बात का कॉन्फिडेंस है। किस बात का कॉन्फिडेंस है? अरुणाचल में सच में ऐसा होता है कि हमारे क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे हम दिल्ली में पढ़ाते थे इससे पहले, जब तो भाई 500 बच्चे पढ़ाए, कोई दो सेलेक्ट हो गए, उन्होंने कहीं और से भी पढ़ा था। समझ रहे हो? वो पहले से पढ़ने में ब्रिलियंट थे, बट मैंने अरुणाचल में ये देखा है, मेरे सामने सामने ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और वो सेलेक्ट हो गए। यानी कि मैं नहीं मानता कि अरुणाचल में कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगी। पेपर मॉडरेट हो जाने की वजह से थोड़े से मार्क्स हाई हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? आप ही लोगों का सिलेक्शन होगा। ये जो 100 है ना, इनमें से ही जो अभी सेशन में जुड़े हुए हैं, इनमें से ही सिलेक्शन होगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ये मत सोच के जाना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं तुम्हारा ही होगा। ठीक है, एग्जाम हॉल के बाद मिलोगे, सर मेरा सिलेक्शन हो गया वाला मिलोगे, ठीक है। बहुत लोग मिलते हैं, आप भी मिलेंगे, तो कैरी कॉन्फिडेंस इन एग्जाम हॉल कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड मोमेंट पे किसी भी चीज को पैनिक मत करना बस, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, कॉल कर लो मुझे, मैं बात कर लूंगा, है ना। थैंक यू एवरीवन। ओके, कुछ और थैंक यू पूछना? सर। ओके डियर, टेक केयर एवरीवन। दिल धक धक ओके सर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? एकदम बिल्कुल धक धक मत करो, सो जाना बस आराम से। धक धक वक धक करोगे सोओगे नहीं, अच्छे से पेपर नहीं दे के आओगे, है ना। कोई दिल धक धक वक धक नहीं, ठीक है। जब आप कितना भी अच्छा बता लो, दिल में स्टिल धक धक होता है। यार मत डरो, ठीक है। होता है, आप ही लोगों का सिलेक्शन होता है, कोई बाहर से आके तो सिलेक्शन नहीं ले लेता है। हाँ कि ना। आप ही लोगों का सिलेक्शन होता है, बिल्कुल मत घबराओ, सो के जाना, ज्यादा घबराओगे तो अपॉर्चुनिटी लॉस कर दोगे, ठीक है। वो यार एपीसीएस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कितना रहेगा। 1/3 1/3 1/3 रहेगा। 1/3 जीएस, 1/3 इंग्लिश, 1/3 पूरा मैथ्स और रीजनिंग। ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं, नर्वस।
रोजल, चलो थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, है ना। इफ यू स्टिल फील नर्वस, इफ यू फील लाइक कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, जस्ट कॉल मी, ओके। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है, तो ये 2 स्प्रिंट वाली बात मेरी याद रखना, ये शायद कुछ लोगों को हेल्प करेगी स्कोर बढ़ाने के लिए। क्या क्या 2 बातें मेन याद रखनी है? जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर अप्रोच कर पा रहे हो तो अप्रोच करो, अदरवाइज उससे नेगेटिव मार्किंग से बचो। जिस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है उसे टिक नहीं करना है। जिस क्वेश्चन के बारे में आइडिया है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है। फिर उसे अटेम्प्ट कर लो एक बार। दूसरी बात, पूरा पेपर एक बार में अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो एंड के कुछ इजी क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। तो जो लेंदी क्वेश्चंस हो, जैसे कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, या बहुत लंबे लंबे क्या कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, उनको थोड़ा होल्ड कर लेना, बाद में चले जाना। पहले आसान क्वेश्चन करना, स्पीड मेंटेन करना अपनी एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है उस तरह से अपनी स्पीड मेंटेन करनी, ओके। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। सिलेक्शन रेशियो कितना होगा? 1:3, ठीक है। ये मत सोचो, ठीक है, अपने ऊपर डाउट ही मत करो इतना ज्यादा, बस एग्जाम दे के आओ। जो सिलेक्शन होना होगा नहीं होना होगा वो सब देखेगा ऊपर वाला, ठीक है। अपनी जितनी तैयारी कर ली है, अब इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा तैयारी भी नहीं कर लोगे, ठीक है। जस्ट गो एंड गिव योर एग्जाम, चिल करो उसके बाद, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं सोचना। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी, ठीक है।